जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तो डिस्क्लोजर्स लेसी के हमने कर लिए हैं जी, जितने को मैंने करवाने थे। प्रेजेंटेशन को आप भी पढ़िएगा एक दफ़ा, कल फिर इंशाल्लाह इसको करेंगे, अब बहुत हो गया। आगे मैंने आपको तकरीबन सारी बातें ये एग्जांपल्स के साथ समझा दिया था। ये सारी एग्जांपल्स हमने ये हफ्ते को, भाई इधर देखो, ये एग्जांपल्स की थी, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा था, ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे ईजी नहीं लेना आप, हमें ईजी नहीं लेना। आपने एग्जाम्पल 1 से शुरू करके आपने होमवर्क करना है। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल है, बीच में सिर्फ एक मैंने करवाई थी लैपटॉप वाली, ये 8 करवा दी थी, तो इसमें शायद 1-2 में मसला भी आए, कोई बात नहीं। 9, 10, 11 आप पहले होमवर्क कर चुके हैं, तो 8वें से हो गया, तो 7वीं एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 7 तक किसी एक आदमी में मसला आता है मेरे ख्याल से, वो आपने अब लाजमी कर लेंगे। कंप्लीटनेस इंश्योर करना। बस एक सफ़ा रह गया मेरे पढ़ाने वाला, और वो है कौन सा? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब P&L बैलेंस शीट में किस तरह से नज़र आए, राइट ऑफ यूज़, बड़ी सादा बातें हैं। जैसे राइट ऑफ यूज़ एसिड, चाहो तो बैलेंस शीट के फेस पे शो करो, भाई इधर जाके सुनना, चाहो तो बैलेंस शीट के फेस पे शो करो, चाहो तो उसको तुम्हारा FAR 2 पास हुआ है, कैफ ही पास हो गया। तो दिया कौन कौन सा था भाई? पॉज कर दो फिर, थोड़ी सी मिठाई और खाई मैंने। असल में FAR 2 बच्चों का पिछली बार पास हो गया था, इस दफ़ा MFA ऑडिट पास करके आ रहे हैं कि जी कैफ पास हो गया। तो अब उनसे क्या इंटरव्यू लें हम, क्योंकि FAR 2 ताज़ा पढ़ा हो ना, कोई ऐसा मुर्गा अभी आ गया ना, तो इंशाल्लाह फिर उसका इंटरव्यू ले लेंगे। अच्छा, और अगर वो क्लास के बाद आया तो फिर माजरत, आप लोगों को इंटरव्यू नहीं मिल सकेगा। मैं तो आपको रोज़ इंटरव्यू देते ही रहता हूँ। तो एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 1 है जनाब आपकी पेज नंबर 46 से स्टार्ट हो रही है। यही बातें जो हमने की थी, एग्जाम्पल 7 तक चले जाएंगे आप, ये पेज 48 तक, ठीक है जी। 8 हमने की हुई है, 9, 10, 11 मैंने दी थी, कोई आपने नहीं पूछा तो इसका मतलब कोई मसला होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स, लेकिन इनको ज़रा 2 चीज़ें आपको मैंने रीड ओनली करने के लिए बोली हैं कि खुद करें, एक प्रेजेंटेशन, दूसरा प्राइमरी, और तीसरा सेकेंडरी इंडिकेटर। MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने वैसे ही आपको ज़बानी याद करवा दी है, जिस यहाँ से पढ़ने हैं, ये वो प्राइमरी है। सेकेंडरी भी हैं कुछ, वो देखेंगे इंशाल्लाह कल, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना, ठीक है। भाई समरीज़ को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार रोज़ पढ़ना है। जब कभी लीज़ को करना है, समरीज़ को पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है ये समरीज़ जो हैं। और ये तो वो है लीज़ इज़ अ लीज़ और नॉट अ लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 68 ऑनवर्ड्स, ठीक है। कितने बच्चों ने ये सारी समरीज़ पढ़ ली हैं? सारी पढ़ ली हैं। प्लीज़ पास होना है अगर FAR 2 में भी FAR 1 की तरह से, तो ये समरीज़ आज आपने सारी पढ़ लेनी है, ठीक है। चलो अब कुछ और करते हैं, बहुत हो गई। अब क्या करें, 18वां कर लें, इसी का 18वां कर लें, आगे 38 की तरफ जाएं, इसी का 18वां कर लें, चलें आ जाएं। वो बेचारा हर बार ही रह जाता है, ये ना हो इस बार भी रह जाए। फिर ऐसा करेंगे, इसी के MCQs कर लेंगे 18वें के बाद, ठीक है। इसी के फिर MCQs शुरू कर देते हैं। अच्छा, रह वैसे यही 18वां ही गया है बेचारा, किस्मत का मारा पास पेपर्स में से। पहले 2 तो मैंने वैसे ही माफ़ किए हुए हैं ना, वो आपने करने हो तो कर लेना। इतने पुराने सवाल हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा उन्हें कराने का, रहने ही दो, पहले 2 दफ़ा करो, ठीक है। तीसरे से कोई कहानी शुरू होती है, ज़रा मुनासिब लगता है बंदे को कि यार चलो 2010 के बाद बात है, वो सारे ही कर लिया हमने, ठीक है। एक 15 का 2 बाकी है, थोड़ी प्यास बाकी रहनी भी चाहिए। तो है ही कोई नहीं, 15 का 2 तो है ही कोई नहीं यार, कहाँ है, कहाँ है, हैं? तल्ला यार पानी डालना, बल्कि मेरे नज़दीक है, तुम्हारे से दूर है। पानी पी लें यार, वैसे भी वो बंद कर रहे हैं। जिसको अल्लाह वालों से सुना है कि ज़मीन तांबे की हो जाए, आसमान लोहे का हो जाए, एक खतरा ऊपर से ना आए, एक दाना ज़मीन से ना निकले, फिर भी जो अल्लाह ने हमारा रिस्क मुकद्दर में लिखा है वो देख लेंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है, ज़िंदगी में रिलैक्स रहना है। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है।
मैं इधर ही हूँ, टेंशन ना लो। बस अल्लाह के रास्ते में गया हुआ हूँ, कभी जमात में निकला हुआ हूँ और वहीं पे दफन हो जाऊँ अलग बात है, नहीं तो इतने ही हाँ, बदकिस्मत रहा तो यहीं होऊंगा। ठीक है, ऊंज नहीं जानता, दुनिया के लिए नहीं जाता, जाना होता तो कब का चले गए होते हैं। जो है बस ये ठीक है अपना है। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और बहुत अच्छा है। जो है का क्या मतलब है, बहुत अच्छा है, बड़ी नेमत है अल्लाह ने ये हमें दी हुई है। हालात बड़े अजीब होते हैं, अब बेचारे कितनी मुश्किल में हैं हमारे और दोस्त भाई जितने भी हैं उधर। तो इधर हम याशियाँ करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं जी। 18 पे आ जाएं जी, 18 तो हो ही गया था मेरे ख्याल से। अब मैं बैठ के करा लूँ, सवाल इजाज़त है, आज थोड़ी सी मुझे रुख्सत है। चलो अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज करनी है जीएल की किताबों में। जीएल कौन था जी? लेसर था। क्विकली ज़रा इस सवाल को देख लें। जीएल ने अच्छा लेसर है और डीलर भी है, और वो 58 मिलियन का ख़रीद के 71 मिलियन का नॉर्मली बेचता है। 1 जनवरी 21 को उसने लीज पर दे दिया है 4 साल के लिए। एनुअल इंस्टॉलमेंट 16 मिलियन है, जो कि 1 जनवरी 22 को पे होनी है। सब्सिक्वेंट जो है वो पेबल होंगी 1 जनवरी 22 और हर साल 2-2 मिलियन करके बढ़ती जाएंगी। येलो को साइड पे रखो, लेकिन थोड़ा सा साइड पे ना भी रखो। 4 में से 1.5 मिलियन रीइंबर्स किया है जीएल ने, तो जीएल की आईडीसी होगी। जीएल ने एस्टीमेट लगाया रेजुअल वैल्यू इंजन की जो है वो एट द एंड ऑफ लीज टर्म 5 मिलियन है। जब गारंटी कर ली 8, ये सारी बात करा दी थी मैंने। एलएल हैज़ गारंटीड एडिशनल अमाउंट, जीएल हैज़ एस्टिमेटेड रेजुअल वैल्यू इज 5, हाउएवर एलएल हैज़ गारंटीड एन एडिशनल अमाउंट। मैं तेज़ी से सवाल पढ़ रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं। इस सवाल का पोस्टमार्टम किया हुआ हमने, इसलिए मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन हफ्ते को किया था, आप तो थे नहीं। अच्छा, समझ कैसे आ रही है फिर? अच्छा, नाराज़ क्यों होते हो? हफ्ते को छुट्टी तो की थी ना जी। उसके बाद मार्केट रेट सिमिलर ट्रांजेक्शन 15% है, लेकिन इम्प्लिसिट रेट 10% है। ये डीलर लेसर है, तो इसलिए इम्प्लिसिट रेट या मार्केट में से हायर वाला यूज़ करा था, और आज हायर कौन सा है? मार्केट को पकड़ लो। एल इज ऑल्सो एप्लाई, साइड पे करो। आप जनरल एंट्रीज करनी है जीएल की किताबों में, तो आ जाओ भाई। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये हो नहीं गया। अच्छा, ये लेसी का सवाल मैं करने लग गया था। तरतीब से चलते हैं ज़रा। ए पार्ट जी। वर्किंग नंबर 1 ग्रॉस, पहले बल्कि कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट 58 था, 50 या 58? देखो ज़रा सवाल अपने सामने रखो भाई। ये कॉस्ट है। अब दोबारा मुझे ना वापस आना पड़े इधर। ये कॉस्ट है और ये मैं पूछता जाऊंगा, मुझे बताते जाना है। कितने बच्चों ने घर पे ये सवाल अटेम्प्ट कर लिया है? क्यों बाकियों ने नहीं किया? रिजल्ट का वेट कर रहे थे। देखो उसके चारों पास हुए इसीलिए क्योंकि उसने अगले रिजल्ट की तैयारी रखी है, उसने रिजल्ट पिछले का वेट नहीं किया। अब तुम शौक है ना हो जाना ज़्यादा, ठीक है ना? अच्छा जी, कॉस्ट कितनी? 58 मिलियन। फिर फेयर वैल्यू कितनी है? 71। ठीक है जी, 71 आ गया। अच्छा, उसके बाद जनाब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। ले नसी जा दो। अच्छा, अब जी लीज पेमेंट्स में डाउन पेमेंट है कोई? डाउन पेमेंट सवाल में है कोई? नहीं। पहला किराया 16, दूसरा 18, तीसरा 20, चौथा 2-2 करके बढ़ रहा है ना, 22। अच्छा, अब इसके बाद 4 ही साल की लीज थी, लेकिन चौथे साल के एंड पे यूजीआरवी कितनी और जीआरवी कितनी, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। लेसी, अब ये सवाल डब्बा जो डब्बा, ये सोचो बाद में, सोचो लेसी की बार में करेंगे, ठीक है? अभी ये डब्बा है। लेसर के मुताबिक जीएल लेसर का अंदाजा है कि रेजुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म होगी 5। हाउएवर लेसी ने गारंटी कर दी एडिशनल 3 मिलियन, मतलब 5 जमा 3 8 गारंटी कर गया, तो फिर अनगारंटीड कितना बचा? तो यहां पे मैंने आकर लिखा प्लस 8, डायरेक्ट 8 लिख दूं या 5 प्लस? चलो 5 प्लस, हाँ 5 प्लस 3 एडिशनल 3 मिलियन, तो ये 8 बन गया। ठीक है, ये सारे का सारा ही क्या है? ये सारे का सारा ही जीआरवी है। यूजीआरवी तो कुछ भी नहीं है, यूजीआरवी है ही कोई नहीं सवाल में, ठीक है? लेकिन मेरे फार्मूला में तो रहेगी ना, पता है आपको, ठीक है?
चलो आपने पर्चे में कोई नहीं ज़रूरी नहीं है लिखना +0, ठीक है जी। चलो ओके नाउ क्विकली अगर क्वेश्चन कर दें, अगर आप लोग सवाल में तो कोई जान ही नहीं है असल में। अब आप लोगों ने कुछ चीज़ में जान छोड़ी नहीं है किसी में, अब लगे रहे। अब IFRS 16 की जान छोड़ें, अब IFRS 16 की जान छोड़ दें। बस ये IAS 38 वाला सवाल पता नहीं मैं करता हूँ नहीं करता हूँ। IAS 21 का इम्पॉर्टेंट काम है जो रहता है लोन, फॉरेन करेंसी लोन, उसमें भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐसे ही है। उसमें बस मसला ये है कि पहले फॉरेन करेंसी में ये मॉडर्न स्केड्यूल बनाएंगे, फिर उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है, वो एक साइंस है, तो वो काम तो लाजमी करना है। पता नहीं IAS 38 वाला सवाल मैं फिर किसी वक्त के लिए उठा रखता हूँ या नहीं। कल IAS 21 को ख़त्म कर देंगे जो रहता था इंशाल्लाह, जो पेंडिंग था, और परसों से इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, IAS 12 प्रॉबेबली, ठीक है। चलें जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताएं, GI बताएं, GI जी 84। अब नेट इन्वेस्टमेंट में आपने अलग अलग लेके आना पड़ेगा, ऐसे ही है 1.15 रेज़ टू पावर, नहीं 16 को माफ़ कर दो, एडवांस था। 18 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर कितने साल, 1, फिर 20 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर 2, 22 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -3, प्लस 8 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -4, ऐसा ही है, प्लस 0 इज़ इक्वल टू, वो तो बाद में करेंगे। अब ज़रा PV ऑफ LP की ज़रा मुझे बताओ अलग से, ब्लैक की 65.81, हाँ अलग ही है, वैसे भी एक ही था, +0, यानी अगर PV और UGR इकट्ठी होती तो पर्चे में आप छोड़ भी सकते थे, इस तरह से अलग करना, इसको जान छुड़ा लेते। एनीवेज अब लीज टर्म 4 साल है, कहीं पे सवाल के अंदर उसने इकोनॉमिक लाइफ दी हुई है सवाल की, इसमें एसिड की गिवन है 5 साल, तो 4/5 किया, 4/5 के तो यहीं से पता लग गया ये कौन सी लीज है। और बोलो लीज टर्म के एंड पे लेसी को एसिड नहीं मिल रहा, पैसे देकर भी नहीं मिल रहा, मुफ्त में नहीं, क्योंकि GRV UGRV वगैरह आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो पहले 2 सवाल तो फेल हो गए। तीसरा सवाल, क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है, तो 4/5 किया तो कर रही है, तो इसलिए ये कौन सी लीज है, फाइनेंस। तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही क्या है। वैसे PV ऑफ LP भी अगर फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो सब्सटेंशली इक्वल आ रही है मेरे ख्याल से। खैर चलें छोड़े, हमारा तो कोई एक टेस्ट अगर पूरा हो जाए तो। मुझे उसने नोट का नहीं कहा, लेकिन एक लाइन खाली रख देते हैं, अगर यहाँ पे लाइन खाली पड़ी हो आपकी तो कोई हर्ज नहीं, नोट बनाना पड़ भी जाता है तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आप लिख लेंगे, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब वर्किंग टू एंट्रीज करनी है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल चाहिए, क्योंकि जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी है। बिल्कुल यही काम मैं बोलूँगा अभी कल इंशाल्लाह, जब IAS 21 का वो रिमेनिंग पोर्शन है ना। असल में IAS 21 पहले नॉर्मली जो है वो लीज़ के बाद हुआ करता है, यानी पहले लीज़ हो जाता है। ये ऐसे होता है ना कि बड़ा टॉपिक कराया IAS 38, फिर छोटा टॉपिक IAS 41 करा दी, ज़रा बच्चे खुश हो गए चलो, फिर बड़ा टॉपिक करवाया IFRS 16, फिर ज़रा सांस लेने के लिए IAS 21 हो गया, फिर बड़ा टॉपिक IAS 12 आया, इस तरह से करके काम चल रहा होता है। उसके बाद IFRS 9 आ जाता है, लेकिन चूँकि बीच में ईद आ गई थी तो उस मौके के ऊपर फिर IFRS 16 स्टार्ट नहीं हो सकता था, तो हमने IAS 21 स्टार्ट कर दिया था। अब उसमें मजबूरी ये थी कि वो कुछ जो है वो थोड़ा पेंडिंग रह गया था, वो क्योंकि वो उस वक्त डायरेक्ट कराता तो आप लोगों के चारों टायर ऊपर हो जाते। अब आपके लिए वो लेफ्ट हैंड का काम रह गया है, ठीक है ना, उल्टे हाथ से ही आप कर लेंगे। अच्छा चलें जी, तो 1 जनवरी बोलें, 1 जनवरी 22 लीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, नेट इन्वेस्टमेंट लेसर है ना, तो नेट इन्वेस्टमेंट 65.81, उसके बाद एडवांस है तो 1 जनवरी 22 16 है, उसके बाद 1 जनवरी 23 क्या है जी 18। एंट्रीज मांगी हैं उसने, लेकिन एडवांस का सवाल है इसलिए बस इससे आगे जाने की ज़रूरत, और अगर जाना चाहते हो तो बेशक कम से कम पहली 2 मतलब लाइनें लिखना भी चाहते हो तो इसकी ज़रूरत वैसे इसकी भी कोई नहीं है। 20 22 और GRV 8 प्लस UGRV 0, हाँ वो 8 मैंने पहले ही गारंटीड बना लिया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया जी 8। लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो ये कह रहा था कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बस यहाँ पे काम चल जाना था यहाँ तक।
ठीक है, चलो खैर अब एडवांस है तो पहला चलो मैं निकाल देता हूँ आपको कैलकुलेशन। जी कितना बचा? 49 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट है 15%, 7.47, प्रिंसिपल 10.53। कोई ज़रूरत तो नहीं थी, खैर ये कितना बन जाएगा 39.28, लिख लो। चलो खैर अब एंट्रीज मैं ज़बानी कर लूँ तो बेहतर था। चलो खैर 1 मिनट ही लगना है। कितनी एंट्रीज हैं सारी कोरी। आईडीसी भी है जहन में रखना, और आईडीसी का असूल क्या बन चुका हुआ है। आईडीसी कोई भी सवाल हो ना वर्किंग 1 में आएगी ना वर्किंग 2 में आएगी, बारों बार जनरल एंट्रीज है। तो 1 जनवरी 2020। अच्छा अब क्या करें, एसिड खरीदने की एंट्री करनी चाहिए। इन्वेंट्री जिन्होंने खरीदी होगी डीलर साहब ने, कहीं डेट लिखी हुई है, खरीदी है या बनाई है, हमारी बला से इन्वेंट्री में वो डेबिट हो गई है। जब भी हुई थी हमारी इन्वेंट्री में पड़ी है, ठीक है, इन्वेंट्री में पड़ी है। अब उसको जब लीज पर दिया, और लीज भी फाइनेंस है तो एंट्री बनी लीज रिसीवेबल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब ये डायरेक्ट एंट्री करनी है, बड़े हो गए अब आप। लीज रिसीव, लेकिन बोलना लाजमी है, बोलना लाजमी है, वरना ये चीज़ें भूल जाएंगी। बोलना लाजमी है। अब लीज रिसीवेबल को किस पर रिकॉर्ड करें? नेट इन्वेस्टमेंट पर। नेट इन्वेस्टमेंट आ गई 65.81। कॉस्ट ऑफ सेल को रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। वो जीरो है सवाल में, लेकिन हम फिर भी लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे जी। 58। सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, बोलो बोलो बोलो, लोअर ऑफ पीवी ऑफ एलपी और फेयर वैल्यू। तो 65.81 लोअर है। और कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट क्या है जी, इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी कॉस्ट पे 58। एंट्री बराबर है। उसके बाद अगला काम। अब ये मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन है, क्या निकला इसमें से? कोई चीज़ नहीं है, अब काबू करो बस चीज़ों को। जो कर लिया भूलना नहीं है इसको। समरीज प्लीज़ कल सारी पढ़ के आनी, मैं सुनूंगा आपसे। समरी जैसे लिखी होगी वैसे सुनूंगा, अहम बातें भी उसमें से मैं कुछ कुछ सुन सकता हूँ। 1 जनवरी 20 को ही आईडीसी पे की एंट्री डीलर लेसर के लिए, तो आईडीसी की एंट्री होती है सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। कितना है? 1 था ना, 1 मिलियन था ना? नहीं, ये वो तो 15वां सवाल था 1 मिलियन वाला। ये कितना है? हाँ 1.5। वो 15 में था ना कि हर लीज के लिए उसने 1 मिलियन किया। मेरे दिन वही आ गया जी। 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन। उसके बाद पहली किश्त पे हुई तो एंट्री बनी 1 जनवरी 20 पर जी। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल, क्रेडिट, कोई इंटरेस्ट नहीं था, पूरे का पूरा 16 इधर ही आ गया। लेकिन चूंकि एडवांस का सवाल है, हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन यानी 7.45 की एंट्री आप करोगे एक्रूवल की 31 दिसंबर 2020 पर। जी बोलें, क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल सॉरी डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 7.47। ओके नाउ ये आपके लिए, ये जनाब तोहफतन हदियतन 7 नंबर आपको पेश कर दिए गए। क्या था इसके अंदर? कुछ नहीं। अब आगे कहता है वो एक्सट्रैक्ट्स बनाओ एलएल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और अब 1 मिनट के लिए भूल जाना है आपने, ये पास पेपर 18 का एक किया है ना आपने। अब भूल जाना है कि ऐसा कोई सवाल हमने किया है लेसर का, और पूरी बात जो है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा सोचनी है, ठीक है, 1 बाय 1। तो मैं कोशिश करूंगा, वर्किंग ना ही नजर आए, बाद में ऊपर उठा लेंगे उसको। यहाँ पे करते हैं वर्किंग। अब मैं बी पार्ट कर रहा हूँ जी। वर्किंग वन लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 16 जमा 18 जमा, ये तो सेम रहेगा ना? वो बोलो नहीं, आईडीसी कहाँ से? आईडीसी नहीं, आईडीसी है वो। नहीं, लीज इंसेंटिव नहीं, आईडीसी है।
आईडीसी है, मैंने लीज इंसेंटिव कहा था कि वो जब लीज इंसेंटिव हो वही हो, वो ऐसे ही कह रहा है, वो कह रहा है जी एज एन इंसेंटिव आईडीसी रीइंबर्स हुई है, तो बेसिकली तो उसने आईडीसी दे दी ना अपने, पहले रेंटल में से माइनस क्यों करना, आईडीसी है, ये आईडीसी ऑफ लेसर है, ठीक है। जैसे आईडीसी ऑफ लेसर उसको ले लिया था, तो फिर जब आपने या तो इसको यहाँ पर इंसेंटिव ना लिया होता, इसको आईडीसी ऑफ लेसर ना लिया होता, तो ये फिर इंसेंटिव अलग से नहीं ट्रीट होगा, ठीक है। 1.5 से माइनस नहीं करना, 1.5 को माइनस नहीं करना, सॉरी, जनाब आ जाए, मैंने वैसे यहाँ पर लिखे थे, अभी भी मिटाएं थोड़ी देर पहले, ये रेंटल, तो 16 जमा 18 जमा 20 जमा 22, बस 4 किराए थे, जमा, अब इधर आओ, ये इसको ज़रा देखना है, इसको ज़रा देखना है, इसको ज़रा देखना है, इसको ज़रा देखना है। पीओ तो है नहीं, जीआरवी लेसी के सवाल में हो सकती है। अब जीआरवी के मामले में क्या है, गारंटी कितनी कर रहा है, अब वो गोल दायरा ख़त्म, ऊपर वाला अंडा ख़त्म, वो लेसर के लिए था, अब लेसी के लिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। लेसी सोचो, गारंटी करके 8, सोचो उसको कितना मिलेगा। अब मैंने आपको कहा था अगर सवाल के अंदर लेसी की अपनी सोच ना गिवन हो तो लेसर वाली सोच को ही लेसी की सोच समझ लेना। तो हमने कहा जी सोच में तो ये आ रहा है कि जी आरवी कितनी होगी 5, तो ये लेसर वाली ही सोच यूज़ कर ली। अगर 5 आरवी मिलेगी, गारंटी 8 कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है 3 मिलियन, ठीक है। तो ये 3 मिलियन आप ने जीआरवी ले लेना प्लस 3 मिलियन, ठीक है। अब पीवी ऑफ एलपी, अच्छा टोटल कर दो, आज के दिन में टोटल कर दो, नहीं करना 79, ठीक। अच्छा पीवी ऑफ एलपी, और यार फिर वही काम, वैसे तो हाँ सिर्फ 3 का फ़र्क है ना, चलो खैर, तो 16 को छोड़ दो, माफ़ कर दो, 18 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -1 प्लस 20 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -2, 10% है। ठहरो, हाँ 2 रेट थे, आई एम सॉरी, मैं भूल गया, तेज़ी में भूल गया, जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि आपको 2 रेट गिवन है, मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट, और जो इम्प्लिसिट रेट है वो नोन टू लेसी है, तो फिर लेसी इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है, मार्केट रेट यूज़ नहीं करता, सही फरमा रहे हैं आप, 10% जी, आई एम सॉरी, वापस आएँ, चंगा है, थोड़ी जगह भी बच जाएगी मेरी, है ना। तो 10% एक साल पीछे, प्लस 20 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर, प्लस 22 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर, प्लस 3 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -4। जी आंसर बताएं। 67.47। वर्किंग 2 में आपने क्या लेना है जी, डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी, पीवी ऑफ एलपी, 1 जनवरी 2000, जल्दी बोलो 22, ठीक है। अब उसने में क्या कहा है जी, क्या क्या बना दो, बेवकूफ़ बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस बना दो, और बैलेंस शीट। नोट तो नहीं ना कहा, इसलिए आगे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस 1 जनवरी 22 और 1 जनवरी 23 तक काम चल जाएगा हमारा, इंटरेस्ट भी निकल आएगा, करंट नॉन करंट भी हो जाएगा। क्या ख्याल है, समझ आ रही है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 16 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 18 की, और कंप्लीट करूं या रहने दूं, सही है। करना चाहो तो इसके एंड पे 3 आएगा, चलो खा ही देते हैं, बल्कि दोनों में फ़र्क भी ज़रा आ जाएगा। 1 जनवरी 24, 20, 1 जनवरी 25, 22 और 31 दिसंबर 25 पर पीओ नहीं जीआरवी कितनी 3, ये दोनों में फ़र्क है। देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो हर एक की अपनी अकाउंटिंग है ना भाई, ठीक है, इसलिए मैंने कहा चलो पूरा कर दें, बाकी इतना काफ़ी था, आप ये वर्किंग सिर्फ इतनी करते। चलें जी, अब कुछ तो मुझे भी कभी करने दिया करें आप जी। 51.47 आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट 10% लगाएं तो 5.15 आ गया, 12.85। बैलेंस निकालो, अब ज़रूरत है 38.62, ठीक है जी। अब उसने क्या मांगा है जी हमसे, एक्सट्रैक्ट्स। आज क्या मांगा है जी उसने,
एक्सट्रैक्ट्स ही मांग लिए, तो कोई मसला नहीं, ये तो हमें सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ करते थे किसी ज़माने में, किसी दौर में। तो P&L के एक्सट्रैक्ट्स सिर्फ एक ही साल के हैं ना, तो बोलो, पढ़ लो। फॉर द ईयर 30 सितंबर, ओई एकदम से ख्याल आया, मारे गए। आई कैप ने क्या किया, थोड़ी सी फनकारी यहाँ भी लगा दी। लीज का ईयर एंड है 31 दिसंबर, ऐसे ही है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड है 30 सितंबर। तो कोई मसला नहीं, ऐसे कोई सवाल हमने किए हुए हैं, सवाल सामने आएगा, कोई मसला नहीं, उस हिसाब से देख लेंगे। लीज अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल तो हम वैसे ही आपका लीज के ईयर एंड के हिसाब से बनाते थे, बाद में फिर तोड़ फोड़ कर लेते थे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाने, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 नहीं 30 सितंबर 2000, ईयर एंड बोल दो, 30 सितंबर के बाद 2000 कौन सा है, 2022, ठीक है। तो 30 सितंबर 2022 के साल के हम एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगे हैं जी। नई चीज़ कोई नहीं होगी इंशाल्लाह पर्चे में आपके लिए भी, बस आप पढ़ के चले जाइएगा जो पढ़ाया हो। अब P&L लेसी का सवाल, समरी बार बार पढ़ने के ये फ़ायदा है। लेसी का सवाल हो तो P&L में क्या आता है, इंटरेस्ट, लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट और राइट ऑफ यूज़ की डेप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट लेने के लिए आप आ जाए अपने इस वर्किंग में, फिंगर थंब अप्रोच, यकम जनवरी 22 से यकम जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 तक तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है ये 5.15, ऐसा ही है। जबकि हमें 30 सितंबर 22 पे इंटरेस्ट को रोकना है, तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितने महीने, हाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों का इंटरेस्ट हमने अभी रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर को एंड हो गया। तो फिर आपने 5.15 को पकड़ा जी, ये 12 महीनों का इंटरेस्ट था, आपने सिर्फ 9 महीने इसमें से निकाल लिए जी, 3 अब ये सारे का सारा इंटरेस्ट भाई क्या होगा, 3.86 से इंटरेस्ट है, क्या होगा, ये पे हो गया, पेबल है, ये पेबल है। साथ ही इसको फड़काओ, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर जाके देर मत लगाओ, ये साथ के साथ अब हो जाया करे ना जी, ठीक है। तो 30 सितंबर एज ऑन 30 सितंबर 2022 जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, आखिरकार 18वां हो ही गया। तो इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स में तो आप राइट ऑफ यूज़ शो कर देंगे, एक लाइन उसकी छोड़ दी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आप लीज लायबिलिटी छोड़ दें यहाँ पर। करंट लायबिलिटीज़ में उसका करंट पोर्शन छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे हमने सिर्फ एक आखिरी लाइन के तौर पर, मैं जगह तरतीब नहीं छेड़ता, वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनवाऊंगा ना आपसे असल में, तो वहाँ पे आपको यही बताऊंगा कि यही ऑर्डर भी यही रखना है कोशिश करके। हमने करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हमने पहले करंट मैच्योरिटीज़ रखते हैं, फिर हम उसके बाद जो है वो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह, फिर इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स वगैरह इस तरह से, ठीक है। खैर वो देखेंगे वहीं पे, फिलहाल तो 3.86। नेगेटिव साइन लगा दो तब भी ठीक है, ना लगाओ तब भी ठीक है, कोई मना नहीं करेगा आपको। ऊपर एक्सपेंस लिखा तो होता है, एक्सट्रैक्ट्स है ना जी, और ये पेएबल आ गया, ठीक है, कोई मसला। चलें आगे। नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है। और सवाल के अंदर एक ही चीज़ आ रही थी एडिशनल, क्या चीज़ जी, जो राइट ऑफ यूज़ में ऐड होनी है, भूल गए। लेसी की आईडीसी भी थी, पूरे सवाल में हमने कहीं नहीं देखी, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, आईडीसी ना वर्किंग 1 में आती है ना वर्किंग 2 में आती है, तो बारों बार बैठ जाओ भी थोड़ी देर, अब बस ख़त्म होने वाला है काम। खुशखबरी है या बदखबरी है? मुझे तो खुशखबरी लग रही है, शुक्र है। चलो अभी बस हो गई क्लास ख़त्म, अब पॉज नहीं कराते, बस 5 मिनट बाद। अच्छा, तो आईडीसी जो है, आईडीसी ये बारों बार वर्किंग 1 वर्किंग 2 में आएगा ना जी, ठीक है। तो अब वर्किंग 1 बारों बार जर्नल एंट्रीज़ में वर्किंग 1 वर्किंग 2 तो गुजर गई, तो ये बारों बार जर्नल एंट्रीज़ के अंदर लेकर आने का वक्त, अब जर्नल एंट्रीज तो कर नहीं रहे, तो हम एंट्री करते होते थे लेसी के सवाल में, आईडीसी की एंट्री करते होते थे राइट ऑफ यूज़ डेबिट कैश, यानी राइट ऑफ यूज़ में इसको ऐड करना है, और डेप्शन के लिए उसको उस कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब मुझे डेप्शन की कॉस्ट चाहिए,
राइट ऑफ यूज़ की फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, पीवी ऑफ एलपी जो कितनी है जी 67.47, और फिर आईडीसी जो कितनी है जी, सवाल से देखकर बताएं 2.5। लेसी की आईडीसी कितनी है 2.5। जी फरमाइए क्या है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात ना यहाँ पे जाके ना समरीज में ऊपर है समरीज, चलो फिर किस वक्त लिख लेंगे, लेकिन आप ना लेसी वाली समरी पे जाएं, सबसे पहली राइट ऑफ यूज वाली समरी नहीं है पेज 68 पे, उस पर ये लिख लें। वैसे मैंने ज़बानी इतनी बार बोला है कि अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा, पर फिर भी आप इसको ना अपने पास लिख लें। बल्कि मैंने पिछली बार वाला ओपन करता हूँ, ये फसीउद्दीन आया बैठा है ना, इस वाला सेशन जो था उसको ओपन करके ना वो आपको लिखवा देता हूँ। ओए होए, उसमें मैंने लिखा हुआ होगा ना, क्योंकि इस बार आपका नहीं लिखा अभी। वैसे यार आप लोगों का भी अपना ले, आपसे पिछली बार नहीं ऐसा नहीं है ये, नहीं अभी सबूत के तौर पे दिखाता हूँ आपको। अब आप फंस गए हो, आपने इल्ज़ाम लगा दिया मेरे पे, एक तो पास हो गए ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे पे। ये देखो, ये भाई इनकी दफ़ा ये लिखा था मैंने, अब बताओ समरी में तो ये लिख लेंगे अपने पास, आईडीसी हो, इंस्टॉलेशन हो, पीवी ऑफ डिस्प्ले। आपको बिल्कुल ये ज़बानी याद है बात, आप कई बार इसका ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं, लेकिन इसको लिख लेने में हर्ज भी नहीं है। पेज 68 पे आईडीसी, इंस्टॉलेशन और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, आईडीसी, इंस्टॉलेशन और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, इस तरह से लिख लें जी। इनका क्या ट्रीटमेंट है जी, हमने पढ़ा हुआ, ये तीनों बारों बार जर्नल एंट्री में जाएंगे, ये तीनों बारों बार जर्नल एंट्री में जाएंगे। ठीक है जी। उसी दिन तुमने इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पे यार, छोड़ो यार, दिल तुमने ना थोड़ा तो कोई नहीं है, थोड़ी सी फनकारी लगा ले बंदा तो खैर है। ये जी लो जी, ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, ये आपकी भी नोट्स का हिस्सा बन गया। चले जी अब फिर तो सॉरी जी, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग मैं भूल गया था, तो पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू, बस भाई बस 2-4 मिनट दे दो मुझे, आ रहा हूँ मैं, बस आ रहा हूँ मैं, अंदर बैठने तो बैठ जाओ। अब देखो जी, डिसमेंटलिंग ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਪਾस होना उन्होंने छड़ दे। ये सवाल तो पूरा कर लेना, कल फिर इसने गले पड़ा होना है जी। तो LL इज ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेशन है ये, अब I-37 में पढ़ेंगे हम जाके, लीगल ऑब्लिगेशन ये हो सकती है, ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। बहरहाल ऑब्लिगेशन है टू इनकर डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ 9 मिलियन एट द एंड, डिस्काउंट रेट इज़ 12%। ठीक है, अब डिस्काउंट रेट 12% है तो कितनी जी लाइबिलिटी है, कितनी डिसमेंटलिंग कितनी कॉस्ट 9, इसको कितने परसेंट से डिस्काउंट करना है 1.12% है, और कितने साल है लीज टर्म का एंड, तो -4 कर दो, आंसर बताओ 5 अब ग्रैंड टोटल कर दो इसको 75.69, ये 75.69 है, इसको डिवाइड करें। अब ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस है, क्योंकि GRV UGRV वगैरह आ रहे हैं, तो इसलिए शॉर्टर पे यानी कि 4 पे डेप्रिशिएट करें, और इसको भी आप 9/12 कर दें, और आंसर बताएं 14.19। और अगर आप राइट ऑफ यूज़ की बुक वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी 75.69 वर्किंग नंबर 3 से आएगा, माइनस ये ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, बुक वैल्यू निकल आएगी, चलो निकाल ही दो अब 61.5। उसके बाद अपनी साल की आखिरी पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें 12.85 करंट और 38.62 तो लीज लायबिलिटी और
करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। जी लीज लायबिलिटी कितनी है? लीज लायबिलिटी करंट पोर्शन कितना है? 12.85 और नॉन करंट। अब एक वही एडिशनल एंट्री आएगी जो पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग को मैंने कहा था। हाँ, क्योंकि इसकी एंट्री पहली क्या की है हमने? पहली एंट्री की है हमने राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन क्रेडिट पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग के साथ 5 पॉइंट। तो ये एंट्री होकर राइट ऑफ यूज भी डेबिट हो गया है और आपकी लीज नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी के नीचे एक प्रोविजन, हमने ये सवाल में किया भी था एक और में, याद है ना? इसको प्रोविजन को भी आपने क्रेडिट किया। अब ये कितना है जी? 5.72। फिर ये रेंट जब आएगा तो इसको ग्रो कराना है। तो मैंने कहा था ग्रो कराने के लिए आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की एंट्री जो करनी है वो एंट्री में इसी 5.72 पे यही 12% लगा देना है। बस अभी तक तो आपने इतना ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि फ्रिक 1 में हमने 4-5 दिन लगाने हैं इस पर। बताओ भाई कितना ज़्यादा तफसील से पढ़ना पड़ता है इसको। अभी तो गुजारा करेंगे हम। जी पूछ सकते हैं आप, जाते हुए पूछ लीजिएगा इससे फसीउद्दीन से। जी फसीउद्दीन FAR 2 इस दफ़ा दिया है? हाँ, इससे इंटरव्यू हो जाना चाहिए। ठीक है, फसीउद्दीन ऑनलाइन का मेरा स्टूडेंट है, मुझे बहुत तंग करता होता था मीटिंग में। सारी मीटिंग बैठा रहता था, कहता था सारे बच्चे जब सवाल कर लेंगे मैं तब सवाल करूँगा। मतलब कि सारे ना जाएं तो इसने भी नहीं जाना, ऐसे। बहरहाल पास हो गए, शुक्र है। जी हाँ भाई, पॉइंट और 0.6। ठीक है जी। अब ये एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जी हाँ करना चाहिए, क्योंकि ये भी 9/12 होना है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। क्या आ गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस अब वहीं पे निकल आया, यहाँ पे दोबारा क्या निकालना जल्दी से बता दो, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो गया जी। 0.51 एक्सपेंस आ गया और यही प्रोविजन में ऐड हो गया, क्योंकि इस वक्त तो ये 30 सितंबर पे प्रोविजन पड़ी है ना, ये अभी 31 दिसंबर पे तो पहुंची ही नहीं है। बताओ क्या आंसर आ गया? 6.4 नहीं, बोलो 23। चलो ठीक है जी। तो ये आपका सवाल हो गया जी, पार्ट बी। अभी देखो ना, हमने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जो है वो लाइफ के एंड पर जाकर निकाली है, तो ये कोई गलती होगी मैं देख लूँगा इसके अंदर। ठीक है ना? असूली तौर पे ही होना चाहिए, असूली तौर पे ही होना चाहिए, क्योंकि हाँ इसके अंदर ना थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से वो कैलकुलेशन हुई है, वो मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये अब कल करेंगे, इसको देख लीजिएगा। मैं अब चाह रहा हूँ क्लास का भी एंड करें, और मैं ये चाह रहा हूँ कि फसीउद्दीन चलो आ ही गए हैं, और बाकी बच्चों को मैंने बाहर भगा दिया था, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। FAR 2 अगर इस दफ़ा दिया तो आ जाओ, कुछ नहीं होता। हाँ तुम आ जाओ। सारी क्लासेस ऑनलाइन लेने वाले बच्चे का इंटरव्यू फिजिकल में हो जाए, क्या ही बात हो जाए। हैं, वालेकुम अस्सलाम। एक तो ये आपको बहुत मुबारक हो। कितने पेपर दिया आपने? मैंने 3 दिए थे। कौन कौन से? ऑडिट, R2, MFA। सबसे ज़्यादा टाइम किस पेपर ने लिया? R2। कितने घंटे रोज़ R2 पढ़ते थे? 1। चल निकल। अच्छा 2 घंटे लगते थे लेक्चर लेने में। हाँ 2 घंटे लेक्चर लेते थे सही से करके, फिर 1 घंटा ये रोज़ाना देते थे, लेकिन रोज़ाना 1 घंटा देते थे। सर ये है रोज़ाना। और दूसरी बात, जो हर 15 दिन में रिवीजन करता था मैं, हर 15 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनको अभी पता नहीं लगेगा, ये 1 महीने बाद इनको पता लगेगा, जब इनको पता लगेगा कि लीज ये फलां चीज़ याद नहीं रही। मैं कहता होता हूँ ना, तो अभी भी समझ जाओ, हर 15 दिन बाद रिवीजन किसी एक टॉपिक की करनी है, किसी एक पुराने की। और कोई टिप इनको देंगे? और ये है कि जब कोई सवाल करना है तो 1.8 से मल्टीप्लाई लाजमी करना है। और आखिरी महीना सबसे, अभी आप खेलो ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आखिरी महीना बहुत मैटर करता है, उसी में आपका फैसला होना है सारा। हाँ ये आप देखो ना, साथ साथ पढ़ोगे तो आखिरी महीने में भी पढ़ सकोगे। तो साथ साथ पढ़ते रहो, रोज़ाना का 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने कहा हुआ है, 1 घंटे से ऊपर कभी भी। बल्कि FAR 2 में तो हम चल रहे हैं इस अप्रोच पे कि हम आधा घंटा घर पे देते हैं मेरे ख्याल से रोज़ाना। ठीक है, लेकिन रोज़ आ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, आखिरी महीने में बहुत मेहनत है। ज़्यादा मसला क्या है, चीज़ें ज़्यादा हैं या कम है? चीज़ें ज़्यादा हैं आसान ज़्यादा हैं। तो इसके लिए कैसे कवर करोगे आप रिवीजन हर 15 दिन बाद? वही एक ही हल है। ठीक है, तो बाकी टेस्ट वगैरह देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना इनको? वैसे मैंने हाफ ही दिए थे टोटल।
असल में वैसे आप लोगों को क्योंकि तजर्बा भी हो चुका है, इसलिए FAR 1 के बाद अब काफ़ी हद तक आप बेहतर होते हैं। तो FAR 1 में काफ़ी हेल्प की थी ना, उससे मुझे FAR 2 में हेल्प मिली थी काफ़ी। चलो, कोई और मशवरा इनको दोगे? छुट्टी कर लिया करें। नहीं, छुट्टी नहीं करनी, बस छुट्टी नहीं करनी। बेशक उसका होमवर्क नहीं करना उस दिन, लेकिन छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी नहीं करनी। चलो ठीक है भाई, बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हो गया सर। वो पूरा कैफ ही पास हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, आज हम इस विनिंग नोट के ऊपर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने, वैसे मैं तो कहता हूँ इसको देख ही लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है? अभी 1 मिनट है, इंटरव्यू भी हो गया है, ये फिर कल पे क्या रखना है इसको, हैं जी? हैं बैक हो गया, चलो ठीक है, देख लो फिर इसको, फिर मैं खुद भी देखाऊंगा कोई गलती तो नहीं है। ठीक है जी। अब लीज में मेरा सिर्फ थोड़ी सी थेरी बाकी है, अब वो मैं बिल्कुल ऐसे ही है 2-2, 4-4, 6-6 पैरे करके पढ़ाऊँगा, इससे ज़्यादा मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं खुद, आप पढ़ क्या नहीं सकते, मैं पढ़ा भी नहीं सकता इतनी थेरी इकट्ठी, ठीक है ना? तो हम बस इंशाल्लाह कल IAS 21 को ख़त्म कर देंगे। IAS 21 का मेन काम है, जो सबसे मुश्किल है IAS 21 में अभी तक जो हमने नहीं किया, फॉरेन करेंसी का लोन है, ठीक है? वो करेंगे इंशाल्लाह। प्लस हम कल अगर तो कोई खुशबू, नहीं कल तो नहीं होगा, परसों हाफ लेक्चर IAS 21 होगा, हाफ लेक्चर IAS 12 डेफर्ड टैक्सेशन प्रॉबेबली होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कल अपनी सारी जो है वो पेंडेंसीज़ हैं वो रिमूव कर लें, क्योंकि IAS 12 भी एक अजीब बड़ी दुनिया है। IFRS 16 का हम पल्ला, बल्कि मैं तो कहूँगा इसका बड़ा भाई है। तो अब आप खुद सोच लो, वो असल में ईद की वजह से रूटीन भी डिस्टर्ब होगी ना, बड़े के बाद छोटा, फिर छोटे के बाद फिर बड़ा, इस तरह से काम हो नहीं सका। IAS 21 बीच में जो उधर चला गया था, तो इसलिए पूरी तैयारी कर लें, वर्जिश कर लें, डंड निकाल लें। IAS 12 से पक्का सवाल आता है, 15 से 20 नंबर का सवाल आता है, और आपका वो टॉपिक शुरू होने वाला है। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।